गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम, पादप वृद्धि। और पिछली क्लास में मैंने आपको साइट ऑफ प्लांट ग्रोथ यानी कौन कौन सी साइट ऐसी हैं जहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होती हैं, वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं भी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो जो ग्रोथ है उसकी 3 प्रावस्थाएं, 3 उसकी फेज होती हैं। पहली जो प्रावस्था है उसको हम कहते हैं कोशिका निर्माण प्रावस्था या कोशिका विभाजन प्रावस्था। दूसरी है सेल एलोंगेशन, कोशिकाओं का विवर्धन या कोशिकाओं का दीर्घन। और तीसरी जो प्रावस्था है उसमें हम बताते हैं कोशिका विभेदन प्रावस्था यानी सेल डिफरेंटिएशन फेज। ठीक है, तो पहली प्रावस्था में कोशिकाओं का निर्माण होता है, दूसरी प्रावस्थाओं में कोशिकाएं अपना जो जीवद्रव्य है उसको सघन करती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाओं के अंगक हैं उनका निर्माण होता है, दीर्घन होता है, कोशिकाएं आकार में आकृति में बढ़ती है। ठीक है, और साथ ही साथ रिक्तिकाओं का निर्माण होता है यानी कोशिकाएं एक निश्चित शेप में आती हैं। और तीसरे में जब कोशिका विभेदन होता है तो वहाँ पर कार्यात्मक रूप से कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं यानी अपने अपने कार्य के लिए चली जाती हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम विभेदित हो जाता है। कोशिका जो स्थूल कोणोत्तक है, जैसे मैकेनिकल टिश्यू है स्थूल कोणोत्तक, तो वहाँ उनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह के परिवर्तनों से गुजरने के बाद कोशिका विभेदन प्रावस्था में कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं यानी परिपक्व हो जाती हैं। आगे है ग्रोथ काइनेटिक्स। इसमें प्लांट ग्रोथ में अगला जो है वो है ग्रोथ काइनेटिक्स यानी वृद्धि गतिकी। ठीक है, वृद्धि गतिकी या वृद्धि बल गतिकी भी हम कह सकते हैं, वृद्धि बल गतिकी। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बताते हैं कि एक निश्चित समय में एक कोई निश्चित समय है, उस समय में जो पौधे हैं उनमें किसी अंगक या संपूर्ण पौधे में उसके आयतन और भार में वृद्धि उसकी वृद्धि दर कहलाती है। एक निश्चित समय में संपूर्ण पौधे या किसी अंगक, पौधे का कोई भाग है, अंग है, किसी अंगक में अंगक के आयतन या शुष्क भार में वृद्धि क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको याद रखनी है। वृद्धि दर किसको कहेंगे हम? एक निश्चित समय में संपूर्ण पौधे या पौधे के किसी एक भाग में जो वृद्धि होती है, शुष्क आयतन और शुष्क भार में वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। अब वृद्धि दर को 2 तरह से बता सकते हैं, ठीक है, या व्यक्त कर सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं ज्यामितीय, इसे 2 तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वृद्धि दर की परिभाषा हमने देख ली। अब इसको 2 तरह से व्यक्त करते हैं। कौन कौन सा है? पहला है ज्यामितीय, पहला है ज्यामितीय। ठीक है, इस ज्यामितीय को हम कहते हैं रेखा गणितीय, इसको हम रेखा गणितीय भी कहते हैं। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा है अंक गणितीय। पहला है ज्यामितीय और दूसरा है अंक गणितीय। यानी एक निश्चित समय में जब शुष्क आयतन और भार में वृद्धि होती है तो उसको हम 2 तरह से उसको व्यक्त कर सकते हैं, एक दर्शा सकते हैं। एक तो ज्यामितीय जिसे हम रेखा गणितीय भी कहते हैं, और दूसरा है अंक गणितीय। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या है, रेखा गणितीय क्या है और अंक गणितीय क्या है। तो जो रेखा गणितीय है, ज्यामितीय वृद्धि जिसे हम कह रहे हैं, तो एक कोशिका से बनी, जैसे ये कोशिका है, एक कोशिका से बनी दोनों पुत्री कोशिकाएं, ये 2 पुत्री कोशिकाएं बन चुकी हैं।
ठीक है, ये वाली जो है ये 2 उत्तरी कोशिकाएं बन चुकी हैं, डॉटर सेल्स 2 बन गई है। अब इन दोनों पुत्री कोशिकाएं फिर से क्या करती हैं, विभाजित होती हैं, यानी इन दोनों में फिर से विभाजन हो जाता है। तो इन दोनों से फिर कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। पहले तो 1 थी, फिर 2 बन गई और 2 से 4 बन गई। 4 से आगे कितनी बन जाएगी, 4 से आगे 8 बन जाएगी। इस तरह से ये 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि कोशिकाओं में वृद्धि किस तरह से हो रही है, ज्यामितीय वृद्धि या रेखागणितीय वृद्धि हो रही है। यानी इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी द्विगुणन हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी इस तरह से 1 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, से 64, से 128, से 256। इस तरह से जब कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती हैं, या सॉरी द्विगुणित क्या, इनमें गुणन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इस प्रकार की वृद्धि दर कैसी मानी जाती है, ज्यामितीय वृद्धि दर मानी जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी में जब भ्रूण में प्रारंभिक विभाजन होते हैं, जो भ्रूण बनता है उस, या जाइगोट, सॉरी हम जाइगोट की बात करेंगे, भ्रूण बाद में बनता है। तो जैसे ये जाइगोट ही है, इसको मान लेते हैं हम जाइगोट। तो जाइगोट में जो प्रारंभिक विभाजन होते हैं, पहले अनुप्रस्थ होता है, फिर अनुदैर्घ्य होता है, फिर उसके बाद फिर से अनुप्रस्थ होता है। तो इस तरह से जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक विभाजनों को हम क्या बता सकते हैं, ज्यामितीय वृद्धि दर बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि को ऐसे भी बता सकते हैं कि इस प्रकार की ज्यामितीय वृद्धि या रेखागणितीय वृद्धि को हम जाइगोट के प्रारंभिक विभाजनों में देख सकते हैं। प्रारंभिक क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, या 12 कोशिकाएं या 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, उसके बाद फिर कोशिकाओं का विभेदन होना शुरू हो जाता है, उनका दीर्घन होना शुरू हो जाता है, यानी फिर विभाजन कैसे हो जाएंगे, अनियमित विभाजन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसीलिए कहा गया है कि जाइगोट में प्रारंभिक विभाजनों में ऐसा होता है। क्लियर। अब अगली जो है उसको हम कहेंगे अंकगणितीय वृद्धि। नेक्स्ट है अंकगणितीय वृद्धि नंबर 2। पहली तो हो गई ज्यामितीय, अब दूसरी क्या है, अंकगणितीय। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस तरह से होता है कि ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका में जब विभाजन होगा, जैसे मान लो इसमें इस तरह से विभाजन हो गया, तो 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा कि ये जो कोशिका है इसका क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा, यानी इसमें अब आगे विभाजन नहीं होगा, इसमें विभाजन होगा। तो ये फिर से क्या बना लेती हैं, 2 कोशिकाएं फिर से बना लेती हैं। क्लियर, यानी एक कोशिका जो है वो विभाजित हुई है, इसमें फिर आगे फिर 2 कोशिकाएं बन गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर ये आगे विभाजन होगी और ये आगे क्या होगी, विभेदित हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें फिर विभाजन होगा। तो इस तरह से एक कोशिका हर बार विभाजन के बाद एक कोशिका क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है, और केवल एक ही कोशिका में विभाजन होता है। इस प्रकार से जब कोशिकाएं स्थायी कोशिकाओं में बदलती है, दोनों में से एक और एक विभाजित होती है, तो इस प्रकार की वृद्धि दर को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की वृद्धि दर को हम कहते हैं अंकगणितीय। ठीक है, ज्यामितीय में तो गुणन हो जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जब एक कोशिका में विभाजन होगा तो बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में से एक कोशिका तो स्थायी ऊतक में बदल जाती है या स्थायी कोशिका में बदल जाएगी, और दूसरी कोशिका में फिर से विभाजन होगा, फिर से 2 कोशिकाएं बनेगी, उनमें से फिर एक फिर स्थायी कोशिका में बदल जाएगी, बची हुई कोशिका में फिर विभाजन होगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसीलिए
इस प्रकार की वृद्धि में प्रत्येक विभाजन से एक नई कोशिका की बढ़ोतरी होती है, केवल एक नई कोशिका की बढ़ोतरी होती है। तो इसको हम अगर दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, एक एक करके ही दिखाएंगे इस तरह से। क्लियर? अब इसका उदाहरण ज्यामितीय में हमने क्या लिया था? उदाहरण जाइगोट का लिया था, क्योंकि जाइगोट में प्रारंभिक विभाजनों में ज्यामितीय वृद्धि दर देखने को मिलती है, यानी कोशिकाओं का गुणन होता है। लेकिन इस प्रकार की जो अंकगणितीय वृद्धि है वो हम कहाँ देख सकते हैं? वो हम देख सकते हैं शूट और रूट एपेक्स में, यानी प्रो जो है शूट एपेक्स, ठीक है, प्रो शीर्ष एंड रूट एपेक्स यानी मूल शीर्ष, ठीक है। इस प्रकार की वृद्धि अंकगणितीय हम कहाँ देख सकते हैं? शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर इस प्रकार की वृद्धि होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? अब जैसे क्योंकि वहाँ पर ये जो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स है वहाँ पर विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, तो विभज्योतकी कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो इन दोनों जगहों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक कोशिका स्थायी में बदल जाएगी, फिर दूसरी कोशिका में फिर विभाजन होगा, यानी कि अपने पीछे एक एक कोशिका छोड़ती चली जाती है नई और आगे बढ़ती जाती है। इसीलिए शूट एंड रूट एपेक्स पर इस तरह की अंकगणितीय वृद्धि देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई वृद्धि दर को दो तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब पादप को वृद्धि को नियंत्रित करने वाले सभी अनुकूलतम, या हम ये कह सकते हैं कि पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले अनुकूलतम मात्रा में भी कारक अगर उपलब्ध हों तब भी सभी भागों में वृद्धि दर अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग? देखिए, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे मान लो कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है पादपों में, उनकी वृद्धि के लिए कुछ हार्मोन चाहिए। अब उन हार्मोन की एक निश्चित मात्रा या जो अनुकूलतम मात्रा है वो भी पौधे को उपलब्ध है, ठीक है। तो हार्मोन क्या है? कारक हैं। इसी तरह से और भी दूसरे कारक हैं। तो जब वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक पौधे को अनुकूलतम मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी पौधे या अंग में होने वाली वृद्धि असमान होती है। अब इसका कारण ये है, यह जो परिवर्तन है, यानी इस तरह से जो असमानता आती है वृद्धि में, वो किस लिए होती है? वह होती है अनियंत्रित परिवर्तनों से। अब देखिए, पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? कोशिका निर्माण होता है। अब कोशिका निर्माण के समय वृद्धि कैसी होगी? धीमी होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, कोशिका निर्माण के समय कोशिका, ऐसे लिखेंगे इसको, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। अब वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में सेल फॉर्मेशन होती है, कोशिका निर्माण होता है। क्लियर? कोशिका निर्माण के समय धीमी होती है, ठीक है। कोशिका निर्माण के समय वृद्धि दर कैसी होती है? धीमी होती है, याद रखना आपको। और जब कोशिका निर्माण साथ साथ होता रहता है, फिर क्या होता है कि उसी समय शुरुआत में तो धीमी होती है, जो फिर तेजी से बढ़ती है। आगे ये क्या करती है? तेजी से बढ़ती है। क्लियर? कोशिका निर्माण के समय धीमी होती है, जो आगे तेजी से बढ़ती है। और जब सेल एलोंगेशन का मतलब है कोशिका विवर्धन, और जब कोशिका विवर्धन होता है या कोशिका विवर्धित होती है, तब ये कैसी हो जाती है? तो वृद्धि, कोशिका विवर्धन होने के समय वृद्धि दर कैसी हो जाएगी? अत्यधिक हो जाएगी, ठीक है, अत्यधिक हो जाती है। क्लियर? अब देखिए, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में कोशिका निर्माण के समय वृद्धि धीमी होती है, फिर जो तेजी से बढ़ती है।
और जब कोशिका विवर्धन होता है उस वक्त यह कैसी हो जाएगी, अत्यधिक हो जाती है। परंतु अंत में क्या होगा, अंत में होगा सेल मैच्योरेशन, ठीक है, यानी कोशिका परिपक्वन या कोशिका विभेदन। कोशिका परिपक्वन के समय यह फिर से धीमी हो जाती है। क्लियर? तो 3 अवस्था हो गई है। कौन कौन सी? प्रारंभिक अवस्था में जब कोशिका विभाजन होगा तब धीमी होती है और उसी दौरान कुछ समय बाद ये तेज हो जाती है, और जब कोशिका विवर्धित होती है तब ये अत्यधिक हो जाती है, और जब कोशिका विभेदित होती है या परिपक्व होती है उस वक्त ये फिर से कम हो जाती है। तो पहले धीमी, फिर तेज और फिर कम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि असमानता पाई जाती है। अब प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक देखिए, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के कुल समय को, वृद्धि के कुल समय को क्या कहेंगे हम? समग्र वृद्धि काल कहते हैं। क्या कहेंगे? समग्र वृद्धि काल कहेंगे। यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक लगने वाले वृद्धि में समय को हम क्या कहेंगे? समग्र वृद्धि काल। ये हमने नहीं कहा है, ये सैक्स नामक वैज्ञानिक ने कहा है इसको समग्र वृद्धि काल। सैक्स ने 1882 में प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक वृद्धि में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? समग्र वृद्धि काल कहलाता है। ठीक है, समग्र वृद्धि काल कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, दोनों ही परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, वृद्धि दर की भी और समग्र वृद्धि काल की भी। समग्र वृद्धि काल किसने कहा है? सैक्स नामक वैज्ञानिक ने इसको कहा है। ठीक है, देखिए हमने ये जान लिया कि पादपों में वृद्धि की साइट कौन सी है, कहाँ पर किस तरह से कोशिकाओं में विभाजन होता है। उसके बाद हमने उनकी प्रावस्थाओं के बारे में जाना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वृद्धि बल गति की, जिसमें हम वृद्धि कौन कौन से समय पर, किस समय पर, कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके आधार पर यानी समग्र वृद्धि काल के आधार पर पादपों में होने वाली वृद्धि के लिए एक ग्राफ बनाएं तो किस तरह का ग्राफ बनता है? वो बनता है एस शेप्ड ग्राफ बनता है। कौन सा? एस शेप्ड। जब हम पादपों में होने वाली वृद्धि दर के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कौन सा ग्राफ बनता है? इस तरह से देखेंगे हम ग्राफ। थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। इस तरह का एस शेप्ड ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्रोथ रेट तो इधर हो गई है, ये तो हो गया टाइम, क्लियर, और ये हो गई है ग्रोथ रेट। अब यहाँ देखेंगे हम, वैसे क्या होता है कि इस प्रकार का जो वक्र बनता है, कर्व बनता है इस प्रकार का, उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मोइड कहते हैं। क्या कहेंगे? सिग्मोइड वक्र है, सिग्मोइड कर्व है। ठीक है, इसको हम एस शेप्ड भी कहते हैं, एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि ज़्यादा हो रही है, फिर आगे यहाँ कम हो रही है। इस तरह से जो डिक्लाइन फेज है, लैग फेज है, लॉग फेज है, तीनों इसके अंदर आपको शो करेंगे। देखिए ये वाला जो है यहाँ पर
ये तो होता है इसका लैग फेज, यानी वृद्धि दर कैसी है, धीमी है। ठीक है, यहाँ पर आएगा तब ये हो जाता है लॉग फेज, यानी तेज होती है वृद्धि। यहाँ पर हम लिख देते हैं धीमी होती है। ठीक है, क्लियर। जब शुरुआत होती है तब वृद्धि दर कैसी है, धीमी है। जब और आगे बढ़ती है तो फिर ये एकदम कहाँ पर आ जाती है, पीक पर आ जाती है। ठीक है, फिर वृद्धि फिर से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिक्लाइन फेज। ठीक है, यहाँ पर फिर से कम हो जाती है और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर स्थायी अवस्था आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग फेज। ठीक है, या स्टेशनरी फेज भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि स्थायी हो जाती है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वक्र जो बनेगा, कर्व बनेगा, वो किस प्रकार का बनेगा, वो बनता है सिग्मोइड टाइप। तो एक संपूर्ण वृद्धि काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाग। पहला भाग है लेग फेज, यानी नीचे नीचे वाला आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लैग फेज। लैग फेज का मतलब होता है मंद वृद्धि काल। अब मंद वृद्धि काल में होगा क्या, देखिए मंद वृद्धि काल क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, तो वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है। क्लियर। पहली बात तो ये वाला क्या है, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था, यानी यहाँ से वृद्धि शुरू हुई है। दूसरी इसी के अंदर क्या है कि प्रारंभिक अवस्था भी है और यहाँ पर वृद्धि दर कैसी है, धीमी है। और इस काल में, यानी ये जो काल है लैग फेज, इस काल में कोशिकाओं में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। यानी कोशिका में जब आंतरिक परिवर्तन होंगे तो कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थों को कोशिका अपने काम में, उपापचयी क्रियाओं के काम में लेना शुरू कर देती है, जिससे फिर क्या होगा, जिससे आगे क्या होगा, फिर कोशिका विभाजित होगी। कोशिका जब विभाजित होगी तो फिर कोशिकाओं का आयतन बढ़ेगा या कोशिका का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, फिर आयतन बढ़ने से क्या होगा, साथ साथ वृद्धि दर भी बढ़ेगी। जब कोशिकाओं का विभाजन होगा, आयतन में वृद्धि होगी तो वृद्धि दर भी बढ़ेगी। तो इस दौरान जो लैग फेज है, मंद वृद्धि काल, इसको आप बहुत ही आसान शब्दों में बता सकते हैं कि इसको हम कहते हैं मंद वृद्धि काल। यह वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है। इस काल में वृद्धि दर धीमी होती है और कोशिकाओं में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। कोशिकाएं अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए अपने आंतरिक पदार्थों को काम में लेना शुरू कर देती है, जिससे उनका क्या होता है, उनकी कमी आनी शुरू हो जाती है, जिससे कोशिका फिर विभाजित होती है, जिससे कोशिका का आयतन बढ़ता है। और इस प्रकार के काल में जैव अणुओं का संश्लेषण होता है। जो बायोमोलिक्यूल हैं, जैव अणु, उनका निर्माण कौन से काल में होगा, मंद वृद्धि काल में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है दूसरा जो लॉग फेज है। लॉग फेज क्या है, इसको हम कहेंगे अधिकतम वृद्धि काल। ये ऐसी अवस्था है जहां पर वृद्धि अधिकतम होती है। तो इस काल में वृद्धि दर तेजी से अधिकतम हो जाती है या वृद्धि करती है। और होता क्यों है ऐसा, क्योंकि कोशिका विभाजन यहाँ से होना शुरू हुआ है, तब वृद्धि की दर बढ़ी है। और यहाँ पर आते आते कोशिका विभाजन भी हो रहा है और कोशिका विवर्धन भी हो रहा है। तो दोनों ही अवस्थाओं के प्रभाव से, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन, दोनों अवस्थाओं के प्रभाव से यहाँ पर वृद्धि दर अधिकतम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है अगला नंबर, जो तीसरा फेज है, ये है डिक्लाइन फेज, यानी पुनः कम वृद्धि दर, यानी पुनः कम वृद्धि काल। इस जगह पर या इस कर्व में यहाँ पर आकर के वृद्धि दर कैसी हो जाती है, पुनः कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। क्लियर। पहली बात तो ये, उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ जाती है और साथ ही साथ कोशिकाएं परिपक्वता की ओर, यानी मैच्योरेशन की ओर, मैच्योर होने की ओर आगे बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाती है, वृद्धि दर कम हो जाती है। और सबसे लास्ट में आता है स्थायी अवस्था। जो स्थायी वृद्धि काल है
वो ये माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे ऊपर जो स्टेशनरी फेज है वहाँ पर आते आते कोशिका पूर्ण परिपक्व हो जाती है, और जब कोशिका पूर्ण परिपक्व हो जाएगी तो वृद्धि दर कैसी हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वृद्धि स्थायी हो जाती है। यहाँ पर आने के बाद वृद्धि एकदम स्थायी हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह से वृद्धि दर के कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, उसके बाद डिक्लाइन फेज, और नंबर लास्ट है स्टेशनरी फेज। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये तो हमने समय के साथ बनाया है, ये जो कर्व हमने बनाया है ये क्या बना है, समय के साथ, समय के साथ बनाया है। अब अगर समय के विपरीत बनाया जाए, अगर इस कर्व को समय के विपरीत बनाया जाए तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, तब फिर बन जाता है घंटी के आकार का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, घंटी के आकार का ग्राफ बनता है। अब घंटी के आकार के ग्राफ में 3 अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, देखिए इसी में मैं बता देता हूँ, जब समय के साथ बनाने के बाद हम बना रहे हैं इस तरह से, ये घंटी के आकार का क्या बन जाएगा, जब हम समय के विपरीत बनाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम वही लैग अवस्था है। ठीक है, और ये जो अवस्था है ये आती है लॉग अवस्था में। क्लियर, ये बनाया हमने समय के विपरीत। थोड़ा सा इसको गहरा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर, ये जो ग्राफ बना है जो आप घंटी के आकार का देख रहे हैं, इसमें क्या है, जहाँ पर लैग फेज है वो तो वही है, लैग फेज यहीं पर है, और जैसे ही ये कर्व ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये अवस्था जो है वो लॉग फेज में आ जाती है। फिर यहाँ पर ये अवस्था है डिक्लाइन फेज की। ठीक है, ये अवस्था किसकी है, डिक्लाइन फेज की। और जो लास्ट अवस्था है ये वाली, ये आती है स्टेशनरी फेज की। इस तरह से ये आ जाती है स्टेशनरी फेज। क्लियर, इस प्रकार से वक्र बनेगा। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, समय के साथ बनता है सिग्मोइड या एस आकार का, और समय के विपरीत कैसा बनेगा, ये घंटी के आकार का। आगे है वृद्धि का मापन। वृद्धि का मापन कैसे करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप अपनी किताब से या आपके पास नोट्स हैं तो उनसे आप इसको रिमाइंड कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है वृद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि मापन किस तरह से होता है, देखिए वृद्धि को अनेक रूपों में मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को हम लंबाई में माप सकते हैं, चौड़ाई में माप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल में माप सकते हैं, आयतन या शुष्क भार में माप सकते हैं। तो वृद्धि को लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल, इसके अलावा आयतन व शुष्क भार में मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को हम इनमें माप सकते हैं। क्लियर, वृद्धि को चौड़ाई में, लंबाई में, क्षेत्रफल में, शुष्क भार में आदि में मापा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम पौधों के अंगकों की बात करें, ठीक है, या उनमें जो पौधे के भाग हैं, तो कौन से भाग की वृद्धि हम किस तरह से माप सकते हैं, तो सूट और रूट एपेक्स, सूट एंड रूट एपेक्स, यानी प्रो और मूल शीर्ष जो है, वहाँ पर वृद्धि को किस तरह से मापेंगे हम, लंबाई के रूप में मापते हैं, यानी लंबाई में बढ़त के रूप में मापा जाता है। ठीक है, लंबाई में बढ़त के रूप में। ठीक है, जो सूट एंड रूट एपेक्स है उस पर, शीर्ष पर होने वाली वृद्धि को हम लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब अगर पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियों में वृद्धि का मापन पृष्ठीय क्षेत्रफल से किया जाता है। ठीक है, जैसे ये पत्ती है
तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, तो इस तरह से ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहाँ से इसका मापन किया जाएगा। तो पत्ती के लिए अगर बात की जाए, लीफ के लिए, तो ये हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर। और